साल को देखें तो हम पाएंगे सन 1857 के विद्रोह को आमतौर पर भारतीय सैनिकों की बगावत के रूप में दर्शाया गया। लेकिन ना सिर्फ इसमें भारतीय सैनिक बल्कि किसान, कारीगर, व्यापारी और कुछ राजा भी शामिल थे। सही मायनों में यह पहला मौका था जब भारत की आम जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। यही समझाने के लिए संग्राम 1857 साइक्लोथॉन टीम पेश कर रही है एक नुक्कड़ नाटक। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ। अगस्त 1608 में मैं हिंदुस्तान आया और यहाँ पर मसालों का व्यापार शुरू किया। साल 1613 में मैंने पहली फैक्ट्री लगाई और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक तैनात किए। आपस में फूट जाल कर लड़वाना और छल मेरे मुख्य अस्त्र थे। साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा मैंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम को अपने कब्जे में कर लिया। एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध और एंग्लो सिख युद्ध पर फतह पाकर मैंने 140 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे। सोने के चिड़िया का सोना हम लूट कर ही रहेंगे। हा हा हा। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। मैं हिंदुस्तान देश का एक राजा हूँ। एक के बाद एक सभी राजघरानों पर कब्जा किया जा रहा है। जो राजा समय से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहा है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। जिस राजा के यहाँ लड़का या उसके वंश में कोई उत्तराधिकारी ना हो तो चूक के सिद्धांत के तहत उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। सभी राजघरानों की पेंशन बंद कर दी गई और सिर्फ उन्हें वार्षिकी दी जा रही थी और सभी राजघरानों के टाइटल्स वापस ले लिए गए थे। हम व्यापारी हैं। अंग्रेजों के आने से पहले विश्व की 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारे देश से थी। उसके बाद पिछले 250 सालों में ये 5 से 8% रह गई है। हम दुनिया भर में कपास, मलमल, ऊन, कालीन, हाथी दांते, पीतल, तांबा, संगमरमर और पोत निर्माण के लिए मशहूर थे। जूट में तो हम सबसे आगे थे, लेकिन आज हम भूखे मर रहे हैं। कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाता है और वहाँ से बना सामान हमें खरीदना पड़ता है। हमें सामान निर्यात करने पर भी टैक्स देना पड़ता है, जबकि ब्रिटिश कंपनियों को तो सारे टैक्स माफ हैं। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। मैं इस देश का किसान हूँ। लगान तो बहुत ही अधिक है, वह भी हर साल बढ़ा जाता है और बोली लगाकर नुकसान हुआ और ना दे पाए तो खेत छीन लेते हैं। जमींदारों से पैसा लिया तो ब्याज बढ़ते बढ़ते मर जाते हैं। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। माँ, मैं देश का सिपाही हूँ। पिछले 150 सालों से न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, पर्शिया और क्रीमिया के युद्ध भी लड़ रहा हूँ। मेरे कई साथियों ने अपनी जान तक गंवा दी है। समुद्र पार जाना मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब इसे जरूरी शर्त बना दिया गया है। पहले विदेश जाने पर विदेश सेवा भत्ता मिलता था, लेकिन अब जिस दिन जीत हासिल हो उसके बाद भत्ता भी बंद हो जाता है। हवलदार से ऊपर पदोन्नति नहीं है और नौकरी के पहले 16 सालों में तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मेरे साथी जो पहले नवाबों की सेना में थे अब घर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। और अब यह नई बंदूक जिसमें कारतूस भरने के लिए चर्बी लगे कैप को मुंह से काटना पड़ता है। कैसे करूं मां, कैसे करूं? मैं मंगल पांडे चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने पर 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पलटन के शस्त्र वापस ले लिए गए। एक सैनिक से उसके शस्त्र वापस लेने से और संकट क्या होगा? बहुत हो गया। मेरे हिंदुस्तान में सब परेशान हैं। अब तो कुछ करना होगा, अब तो कुछ करना ही होगा। आज 29 मार्च 1857 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सदा के लिए दर्ज होगा, दर्ज होगा। Mangal Pandey attacked on one of his officers and instead of being hurt, he was hanged.
मंगल पांडे को फांसी के 3 हफ्ते बाद लखनऊ की दोनों पलटनों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनके शस्त्र वापस ले लिए गए। 10 मई को जब यह खबर उत्तर भारत की सबसे बड़ी छावनी मेरठ में पहुंची तो वहां के तीनों पलटनों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों के बंगले फूंक कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया और अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। दिल्ली के बाद सबसे पहले रोहिलखंड डिवीजन ने बगावत का बिगुल बजाया और 82 वर्षीय खान बहादुर खान ने अल्टरनेट सरकार बनाई। 1 जून को यह ज्वाला वाराणसी पहुंची। 4 जून से 14 जून के बीच फैजाबाद, आजमगढ़, सीतापुर और सुल्तानपुर पर यह ज्वाला भड़की। लगभग इसी समय रुइया के राजा नरपते सिंह ने हरदोई पर कब्जा किया। 5 जून को नाना साहेब ने कानपुर और 6 जून को इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया। 30 जून 1857 को लखनऊ में अंग्रेजों को हराकर रेजिडेंसी को घेर लिया। इसमें तकरीबन 3000 अंग्रेज और उनके विश्वसनीय लोग। इस प्रकार जून के अंत तक दिल्ली से बनारस तक का लगभग पूरा इलाका अंग्रेजों से मुक्त कर लिया गया। हर जगह पर तरीका एक ही था, अंग्रेजी अधिकारियों के बंगले जलाना, शस्त्रघर और मीलखानों पर कब्जा और कैदियों को रिहा कर देना। ज्वाला इतनी उग्र थी कि बंगाल की 74 में से 62 पलटनों ने इसमें भाग लिया। इसमें से भारत लगभग हर सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी। गिनती में देखें तो 1,35,000 में से 1,25,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 90% सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सबसे दूर मौजूदा पाकिस्तान में तैनात 55 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने वहां से विद्रोह की ओर पैदल कूच कर दिया। पंजाब तक आते आते लड़ते हुए थककर 220 बचे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बावजूद भी इन्हें तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। शुरू के दौर में अंग्रेजों ने क्वींस आर्मी या ईस्ट इंडिया कंपनी की 24 पलटनों से विद्रोह को कुचलने का प्रयत्न किया। वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर पर जुलाई के मध्य तक कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 26 और मद्रास प्रेसिडेंसी की 52 पलटनें, जो बर्मा से अफगानिस्तान तक फैली थी, के अलावा नेपाल की लगभग 10,000 सैनिकों का इस्तेमाल कर धीरे धीरे पूरे इलाके को कब्जे में लिया। क्रम में देखें तो सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया गया। 25 सितंबर 1857 को 3 महीने से लखनऊ रेजिडेंसी में फंसे लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, परंतु उन्हें छुड़ाया ना जा सका। इसके बाद 9000 गुरखा सैनिकों की मदद से सुल्तानपुर पर कब्जा किया गया। 16 नवंबर को सिकंदराबाद का युद्ध हुआ और 19 नवंबर को लखनऊ रेजिडेंसी से सबको छुड़ाया गया। सिकंदराबाद के युद्ध में 2500 क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध कितना भीषण रहा होगा, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस एक दिन के युद्ध के ब्रिटिश सेना ने 24 सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। तुलना के लिए विक्टोरिया क्रॉस परमवीर चक्र की तरह सबसे ज्यादा बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक मात्र 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं और उस एक दिन के युद्ध के बाद 24 विक्टोरिया क्रॉस दिए गए थे। इससे अगले दौर में अंग्रेजों ने 6 महीने में लगभग पूरे अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मार्च 1858 में चांदा, अप्रैल 1858 में लखनऊ के बाहरी इलाके, 28 अप्रैल को फतेहपुर और मई 1858 में हरदोई पर कब्जा किया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूरता का समय भी यही रहा होगा। गांव के गांव मनुष्य और मवेशी सहित जला दिए जाते थे। छोटी शंका पर लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। चूने की भट्टियों में जिंदा तक जला दिया जाता था। और तो और गांव के बीच में पेड़ों पर हजारों को फांसी से लटका दिया जाता था। बरेली शहर में कमिश्नर ऑफिस के पास एक वट के पेड़ पर 257 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 9 मार्च 1858 को लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच बहरे कदुना नहर पर लड़ रहे 607 पहले सुल्तानों का सर कलम कर उन्हें नदी किनारे रख दिया गया और उनके शवों को कुएं में फेंक दिया गया। वाराणसी में झूसी, कैदगंज और मुट्ठीगंज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और लगभग 6000 लोगों की हत्या कर दी। 8 बैलगाड़ियों को शहर में फैले और पेड़ों पर लटके हुए शवों को हटाने में हफ्तों लगे।
जून 1858 से मार्च 1859 के बीच बुंदेलखंड पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया और अंत में रुहेलखंड पर कब्जा किया गया। 8 जून 1859 यानी 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल ब्रिटेन की महारानी ने ली और यह स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजों की ओर से भारत में किसी भी नई जगह पर कब्जा नहीं किया जाएगा। माँ क्रांति, इतने युद्ध और खून खराबे का क्या फायदा हुआ? अंग्रेज तो फिर भी हम पे राज करते रहे। तुम्हारी ये शंका भी वाजिब है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी फौज और बढ़ाई और स्वाभाविक है इसके लिए धन भी यहीं से टैक्सेस द्वारा एकत्रित किया जाता था। अवध हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्सेस हुआ बना। अकेले अवध से आजादी तक लगभग 3 खरब रुपए टैक्सेस के रूप में निचोड़े गए, जिसमें से सिर्फ 25% ही इलाके पर खर्च हुआ। परंतु माँ, इससे हमें क्या मिला? लेकिन 1857 ने पहली बार राजघराने तक सीमित हमारी सोच को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग और क्षेत्रीयता की बेड़ियों को तोड़ हमने पहली बार अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। इसी से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिन्होंने 1947 में हमें आजादी दिलाई। आजादी का कोई मूल्य नहीं होता। हमने हमारे पुरखों द्वारा चुकाई गई कीमत को भुला दिया है। जरूरत यह है कि हम बार बार इन्हें याद करें और प्रेरणा लें उनके बलिदानों से, और यह शपथ लें कि हमें बांटने वाली सोच और शक्तियों को कुचलकर हमें भारत को सशक्त बनाना है। हमें भारत को सशक्त बनाना है। जय हिंद।